अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू मास्टर्स। आज हम करेंगे MCT 501 का लेक्चर नंबर 17 और 18। होप सो कि आपको पिछले लेक्चर समझ आए होंगे। सो लेक्चर नंबर 17 में हम बात करेंगे सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट के, यानी कि जब हायर करते हैं तो उसके कौन कौन से सोर्स थे। वो हमने दो पढ़े भी थे, लेकिन सबसे पहले हम देख लेते हैं कि रिक्रूटमेंट क्या होता है। रिक्रूटमेंट का मतलब होता है कि हम एक ऐसा प्रोसेस जिसके ज़रिए से हम जो पोटेंशियल जॉब एप्लीकेंट्स होते हैं, जो लोग हमारी जॉब के काबिल होते हैं, हम उनको अपनी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ अट्रैक्ट करते हैं। हम चाहते हैं कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बहुत ही अच्छे अच्छे लोग एम्प्लॉय हों ताकि अच्छा अच्छा काम हो और हमारी ऑर्गेनाइजेशन सक्सेसफुल हो। तो इसमें एवरी ऑर्गेनाइजेशन मस्ट बी एबल टू अट्रैक्ट अ सफिशिएंट नंबर ऑफ जॉब कैंडिडेट्स। ऐसे कैंडिडेट्स को जो है वो अट्रैक्ट करना है जो इस काबिल भी हों कि वो ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सकें। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है कि रिक्रूटमेंट क्या होता है, इससे आपसे MCQ पूछे जा सकते हैं। उसके बाद हमने जो है रिक्रूटमेंट की कुछ एक्टिविटीज़ को प्लान करना होता है, जिसमें ऑर्गेनाइजेशन को सबसे पहले तो ये बात मद्देनज़र रखनी चाहिए कि कितने एप्लीकेंट्स चाहिए। यानी कि अगर उसे 50 जो है वो न्यू एप्लीकेंट्स चाहिए तो वो उस तरह से अपनी रिक्रूटमेंट को एक्टिविटीज़ को प्लान करे। अब उनको कैसे पता चलेगा कि उनको कितने जो है वो एम्प्लॉयज़ चाहिए और कितने नहीं। इसके लिए वो यील्ड रेशो यूज़ करते हैं। यील्ड रेशो क्या होता है? यील्ड रेशो ऑर्गेनाइजेशन की हेल्प करता है ये डिसाइड करने में कि न्यू जॉब के लिए, जो न्यू जॉब ओपन हो रही है, उसके लिए कितने एम्प्लॉय को जो है वो रिक्रूट करना है। तो वो हमें यील्ड रेशो बताती है। तो यील्ड रेशो की डेफिनेशन आपसे पूछी जा सकती है या फिर MCQs में भी आपको आ सकता है, तो ये इंपॉर्टेंट है, आपने याद रखना है। उसके बाद रिक्रूटमेंट के दो सोर्स हैं, एक तो एक्सटर्नल है और एक इंटरनल है, जिन पर हमने पहले भी बात की थी, हम दोबारा देख लेते हैं। इंटरनल रिक्रूटमेंट का मतलब ये होता है कि अगर जब कोई वैकेंसी एग्जिस्ट करती है तो सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही जो प्लेसमेंट होती है उसको अंदर होनी चाहिए। यानी कि जो प्रेजेंट एम्प्लॉय थे उनको अब आपने बड़ी अपॉर्चुनिटी देनी है, उनको प्रमोट करना है, उनको हायर लेवल पर आपने अब हायर करना है। इससे क्या होगा कि प्रमोशन जो है वो आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होगा, जॉब पोस्टिंग होगी। और इसके अलावा कॉन्टैक्ट्स एंड रेफरल्स, यानी कि आपके एम्प्लॉय से आप ये कह सकते हैं कि अगर उससे कोई कॉन्टैक्ट में कोई फैमिली मेम्बर्स हैं तो वो उनको भी रेफ़र कर सकता है। ठीक है, तो इंटरनल रिक्रूटमेंट के अंदर हम अंदर ही अंदर सारा कुछ कर रहे होते हैं। सो प्रमोशन फ्रॉम विद इन, यहाँ पे इनको डिटेल में डिफाइन किया है कि यानी कि ऐसे लेवल पे एम्प्लॉय जो है वो रिस्पॉन्सिबल उनकी पोजीशन को बेस्ट वे में जो है वो दूसरे हम एप्लीकेंट्स को दे देते हैं। जैसे कि एक मैनेजर की पोस्ट अगर खाली होती है तो जो छोटे वाले जो एम्प्लॉयज़ होते हैं उनको मैनेजर बना दिया जाता है। तो वो ज़्यादा उनको पता होता है मैनेजर की पोस्ट के बारे में, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन में काफ़ी अरसे से होते हैं। तो प्रमोशन जो है वो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही होता है। उसके बाद जॉब पोस्टिंग है। जॉब पोस्टिंग भी इंटरनल रिक्रूटमेंट में आती है। इंटरनल रिक्रूटमेंट में क्या होता है कि ऑर्गेनाइजेशन की कुछ ऐसी पॉलिसीज़ को इस्तेमाल करके जो है वो इंटरनल रिक्रूटमेंट करती है, जिसकी वजह से जो एम्प्लॉयज़ हैं वो जो है वो बहुत ज़्यादा मतलब खुश हो जाते हैं, उनको प्रमोशन मिलता है, तो वो काफ़ी सेटिस्फाई होते हैं और फिर वो काम बहुत अच्छा और बहुत बेहतर तरीके से करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, सो अब जॉब पोस्टिंग के लिए सबसे पहले तो प्रोमिनेंट होना चाहिए, यानी कि सबको पता होना चाहिए कि क्या गाइडलाइंस हैं, जॉब कैसी है कैसी नहीं है। उसके लिए एक स्पेसिफिकेशन जो है वो क्लियर होनी चाहिए। अगर डिसीजन एक दफ़ा बन जाए तो तमाम जितने भी एप्लीकेंट्स थे उन सबको इन्फॉर्म करना चाहिए कि हमने डिसाइड कर लिया है कि कौन हमारा जो है वो नया मैनेजर बनेगा। ठीक है, हमने जस्ट मैनेजर की एग्जाम्पल ली है यहाँ पे। जॉब पोस्टिंग सिस्टम जनरली वर्क क्वाइट वेल, और ये बहुत ही अच्छे तरीके से काम करता है। यानी कि अगर आपकी इंटरनल जो है वो आप रिक्रूटमेंट करते हैं तो आप क्या करते हैं कि अब 10-15 लोग जो है वो चाहते हैं कि वो मैनेजर की पोस्ट में जो है वो आएँ, तो आप बुलेटिन बोर्ड होते हैं या फिर कंपनी में कुछ पब्लिक कर देते हैं या फिर पर्सनल लेटर के ज़रिए से उनको बताते हैं कि ये जी वैकेंसी है, तो कौन कौन अप्लाई करना चाहता है। उन लोगों ने अप्लाई किया, फिर आपने जॉब पोस्टिंग को बहुत ही प्रोमिनेंट किया, क्लियर बताया सब कुछ। उसके बाद आपने बाद में फैसला किया और बाकी के जो 10 में से आपने एक को सिलेक्ट कर लिया और बाकी के 9 को आपने इन्फॉर्म कर दिया कि हमने उसको सिलेक्ट कर लिया। तो ये होती है जॉब पोस्टिंग। उसके बाद कॉन्टैक्ट एंड रेफरेंस का मतलब ये होता है कि आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बाहर जाने से बेहतर है कि आप अपने उन्हीं एम्प्लॉय से पूछेंगे, उनका कोई रिश्तेदार है या कोई फ्रेंड है या कोई रिलेटिव है जो अप्लाई करना चाहता है तो वो भी अप्लाई कर सकता है। अब इसके बाद से कुछ एडवांटेज भी हैं और कुछ डिसएडवांटेज भी हैं। एडवांटेज तो ये हैं कि ये आपकी मोटिवेशन होगी या एम्प्लॉयज़ के दरमियान में और बहुत बेहतर परफॉर्म करने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा जो प्रेजेंट एम्प्लॉय हैं उनको ग्रेट अपॉर्चुनिटी मिलेगी। इसके अलावा जो है वो उनकी एबिलिटीज़ इन्हांस होंगी, जो ऑर्गेनाइजेशन की लॉयल्टी इंप्रूव होगी। इसके अलावा एम्प्लॉय जो है वो न्यू जॉब के लिए और अच्छे तरीके से काम करना चाहेंगे। इसके डिसएडवांटेज क्या होंगे कि नैरो थिंकिंग हो जाएगी, जो है वो आपकी कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो जाएगा एम्प्लॉयज़ के दरमियान में, वो हर कोई कम्पीट करना शुरू हो जाएगा एक दूसरे के अंदर, एक दूसरे के साथ। उसके बाद जो है वो आप जो बाहर का टैलेंट है उसको मिस कर देंगे। आपको नहीं पता कि बाहर से कोई और भी टैलेंटेड लोग आके आपकी ऑर्गेनाइजेशन में और अच्छे से काम कर सकते हैं, लेकिन अगर आप बाहर से हायर ही नहीं करेंगे तो फिर जो है वो आपको ये मिस कर देंगे चांस।
उसके बाद एक्सटर्नल हायरमेंट का मतलब रिक्रूटमेंट है, यानी कि बाहर से जो लोग हायर करते हैं हम। इसके लिए डिफरेंट वेज को इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पे कुछ मेथड्स आपको दिए हुए हैं कि हाई स्कूल एंड वोकेशनल स्कूल जो है ऑर्गेनाइजेशन जो है वो कंसर्न होती है, तो वो उनसे भी हेल्प ले सकती है, वहाँ से भी वो लोग हायर कर सकती है। उसके बाद कम्युनिटी कॉलेजेस हैं, कॉलेज यूनिवर्सिटी हैं, कंपटीटर्स और अदर फर्म से भी वो ले सकती है, जैसे बाकी कंपटीटर्स जो है वो भी अप्लाई कर सकते हैं, उनके जो एम्प्लॉयज़ होते हैं। उसके बाद अनएम्प्लॉयड पर्सन जो जिनको कोई जॉब नहीं है उनके पास, वो भी अप्लाई कर सकते हैं। अदर ओल्डर इंडिविजुअल यानी कि जो लोग रिटायर हो चुके हैं या जो है वो बहुत बूढ़े हो चुके हैं, वो भी अप्लाई कर सकते हैं। मिलिट्री पर्सनल वो होते हैं जो मिलिट्री से हाई जो है वो रिटायर हो जाते हैं, तो वो भी जो है वो जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर भी अप्लाई कर सकते हैं। तो ये आपसे पूछे जा सकते हैं, कुछ नाम बता दें कि जो हमारे पास एक्सटर्नल सोर्सेज कौन कौन से हैं रिक्रूटमेंट के, यानी कि जो बाहर से हायर करने के कौन कौन से सोर्सेज हैं। उसके बाद इसके मेथड कौन से हैं। सबसे पहले तो एडवर्टाइजिंग है, यानी कि आप जब इंटरनल रिक्रूटमेंट करते हैं तब हमें तो एडवर्टाइजिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि सारे जो बंदे होते हैं वो कंपनी के अंदर ही होते हैं। लेकिन जब हम बाहर करते हैं तो फिर हमें उसको एडवर्टाइज़ करना पड़ता है, हमें कंपनी की जो है वो अच्छी पोजीशन जो है वो बाहर दिखानी होती है। इसके अलावा एम्प्लॉयमेंट एजेंसी से भी आप रब्ता कर सकते हैं, वहाँ से भी आप लोग जो है वो एम्प्लॉयज़ हायर कर सकते हैं। उसके बाद रिक्रूटर्स भी होते हैं जो है वो प्रोवाइड करते हैं एम्प्लॉय। उसके बाद स्पेशल इवेंट्स भी हो सकते हैं, स्पेशल इवेंट्स में आप जो है वो एम्प्लॉय को जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा इंटर्नशिप दे सकते हैं उन लोगों को जो भी उनकी डिग्री कंप्लीट नहीं है। इसके अलावा एग्जीक्यूटिव सर्च फिल्म भी होती है, एग्जीक्यूटिव सर्च फिल्म को अक्सर हेड हंटर्स भी कहते हैं। ये MCQs हैं यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद ये इतना इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन है आपसे पूछे जा सकते हैं कि डिटेल में आपको जाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर कुछ दिए हुए इन्हें ओपन हाउसेस, इवेंट रिक्रूटमेंट, वर्चुअल जॉब फेयर्स, तो ये सारे भी उसी के पार्ट्स हैं। उसके बाद साइबर रिक्रूटमेंट भी है कि आप ऑनलाइन वेबसाइट्स के थ्रू भी जो है वो आप अपना ऐड रन करवा सकते हैं डिफरेंट वेबसाइट्स पे जो है वो जॉब के लिए, तो फिर वहाँ से भी लोग जो है वो आपको कांटेक्ट कर सकते हैं और आप उनको भी हायर कर सकते हैं। अब इसके जो एडवांटेज वो क्या होंगे, सबसे पहले तो नया आइडिया आपकी कंपनी के अंदर आएगा। उसके बाद ग्रेटर डाइवर्सिटी मिलेगी, यानी कि जगह जगह से लोग जो है वो आपकी कंपनी के अंदर होंगे, जो है वो अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा मिलेंगी आपकी कंपनी को ग्रोथ करने के लिए, और दूसरे लोगों को भी अप टू डेट होने के लिए भी जो है वो अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। इसकी भी अब कुछ डिसएडवांटेज हैं, वो क्या है कि ये एक्सपेंसिव है, टाइम कंज्यूमिंग है, क्योंकि अगर आप नए बंदे हायर करेंगे तो आपको शुरू से उनको गाइड करना पड़ेगा, शुरू से उनको ट्रेन करना पड़ेगा, तो ये जो है वो एक्सपेंसिव भी हो सकता है और टाइम कंज्यूमिंग भी हो सकता है। इसके अलावा जो आपके प्रेजेंट एम्प्लॉय हैं उनकी बहुत सारी उम्मीदें बन जाती हैं कि हमें प्रमोशन मिलेगा, तो वो भी उनकी डिसहार्ट हो जाएंगे, वो उनको प्रमोट नहीं किया बल्कि बाहर से लोगों को हायर कर लिया है। इसके अलावा हायरिंग मिस्टेक्स भी हो सकती हैं कि आपने गलत एप्लीकेंट को चूज़ कर लिया, जिसकी वजह से सारे आपके रिसोर्स भी वेस्ट हो सकते हैं और वो कंपनी में इतना अच्छा काम नहीं कर सकता और जल्दी आप उसको फिर निकालना पड़ जाता है, ठीक है। तो ये इसके डिसएडवांटेज हैं। उसके बाद यहाँ पर कुछ अल्टरनेटिव्स भी दिए हुए हैं कि अगर आप रिक्रूटमेंट नहीं करना चाहते तो तो क्या सोल्यूशन है। आउटसोर्सिंग कर सकते हैं। आउटसोर्सिंग का मतलब होता है कि बाहर से जो है थर्ड पार्टी बंदा जो होता है वो आपको जो है वो हायर करवाने में हेल्प कर लेता है एम्प्लॉयज़ को। इसके अलावा जो है वो कंटिजेंट वर्कर्स भी आप हायर कर सकते हैं, यानी कि उनको पार्ट टाइम वर्कर भी कहते हैं, जो टेम्परेरी तौर पर आप रखते हैं, यानी कि परमानेंट नहीं रखते, आप उनको टेम्परेरी तौर पर रखते हैं। इसके अलावा आप जो है वो प्रोफेशनल एम्प्लॉयर ऑर्गेनाइजेशन से भी रब्ता कर सकते हैं। और इसके अलावा जो लास्ट जो है वो आपके पास सबसे अच्छा सोर्स यही है कि आप अपने एम्प्लॉयज़ को ओवर टाइम के लिए भी कह सकते हैं। अक्सर एम्प्लॉयज़ को ये कहा जाता है और वो ओवर टाइम करते हैं, जिससे कंपनी को नए वर्कर्स को हायर करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर आपको दो चीज़ें नहीं हुई हैं कि रिक्रूटमेंट प्रोसेस में हम असल में क्या कर रहे होते हैं। हम तो क्वांटिटी ऑफ एप्लीकेंट पे चेक कर रहे होते हैं और क्वालिटी भी। क्वांटिटी एप्लीकेंट्स के मतलब ये है कि कितने एप्लीकेंट्स हैं जिन्होंने जॉब के लिए अप्लाई किया हुआ है, और क्वालिटी का ये मतलब है कि उसमें से कितनी इफेक्टिव लोग हैं, ठीक है, कितने लोग हैं जो उनकी एजुकेशन स्किल्स अच्छी हैं, उनकी कैपेबिलिटीज़ अच्छी हैं और ज़्यादा अच्छे एप्लीकेंट्स हैं। उसके बाद यील्ड रेशो के यहाँ पे दोबारा बताया हुआ है कि इफेक्टिव जो है वो रिक्रूटमेंट अगर आपने करना चाहते हैं तो आपको पता होना चाहिए। फिर यील्ड रेशो करना बहुत ज़रूरी है ये पता करने के लिए कि आपको कितने एम्प्लॉय असल में चाहिए, ठीक है। तो ये लेक्चर बहुत छोटा सा था। यहाँ पे आपका लेक्चर 17 कंप्लीट हो गया है। लेक्चर नंबर 18 स्टार्ट करते हैं। लेक्चर नंबर 18 सिलेक्शन पे है। अब हमने जो है वो रिक्रूटमेंट कर लिया, अब हमने सिलेक्शन करनी है। सिलेक्शन में एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर हमें बहुत सारे एप्लीकेंट्स में से किसी एक बंदे को चूज़ करना है अपनी जॉब के लिए, जो बहुत ही डिफ़िकल्ट जो है वो पॉइंट होता है मैनेजर के लिए, क्योंकि उनको समझ नहीं आती वो कौन से एम्प्लॉय को हायर करें। बाद में अगर वो एम्प्लॉय अच्छा नहीं होता या फिर कोई प्रॉब्लम होती है तो मैनेजर को ब्लेम किया जाता है, ठीक है। उसके बाद एनवायरमेंटल फैक्टर जो है वो सिलेक्शन प्रोसेस को जो इफेक्ट करते हैं। उसके बाद लीगल कंसिडरेशन होती है, स्पीड ऑफ डिसीजन मेकिंग है, ऑर्गेनाइजेशन की हायरार्की है, एप्लीकेंट पूल है, टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, यानी कि गवर्नमेंट है या फिर जो है वो प्राइवेट है, प्रोबेशनरी पीरियड है।
तो ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद सिलेक्शन का क्राइटेरिया किस बेस पे होना चाहिए, आपसे शॉर्ट में पूछा जा सकता है कि सिलेक्शन का क्राइटेरिया किस बेस पे होना चाहिए। तो एजुकेशन की बेस पे हो सकता है, कॉम्पिटेंस की बेस पे हो सकता है, उसके अलावा एक्सपीरियंस की बेस पे हो सकता है, स्किल्स एबिलिटी की बेस पे हो सकता है, या फिर पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स की बेस पे भी सिलेक्शन की जा सकती है। अब सिलेक्शन में कौन कौन से स्टेप्स हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो इनिशियल स्क्रीनिंग होती है, आगे हम पढ़ेंगे कि ये सब क्या है। इनिशियल स्क्रीनिंग होती है, फिर एप्लीकेशन ब्लैंक है, फिर प्री एम्प्लॉयमेंट टेस्ट होते हैं, जनरल इंटेलिजेंस टेस्ट हैं, एप्टीट्यूड टेस्ट है, पर्सनालिटी टेस्ट है, अचीवमेंट टेस्ट है, फिर ऑनेस्टी टेस्ट है। उसके बाद इंटरव्यू आते हैं। इंटरव्यू में स्ट्रक्चर इंटरव्यू होता है, अनस्ट्रक्चर होता है, मिक्स इंटरव्यू होता है। ये सारे पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इंटरव्यू होने के बाद फिर बैकग्राउंड उसका चेक किया जाता है, उसके बाद जो जॉब की कंडीशन चेक की जाती हैं, उसके बाद उसका मेडिकल एग्जाम होता है, ड्रग टेस्ट होता है, उसके बाद फाइनल सिलेक्शन होती है। ठीक है, एकदम से फाइनल सिलेक्शन नहीं करते जो बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होती हैं। इनिशियल स्क्रीनिंग क्या होता है, इनिशियल स्क्रीनिंग जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप होता है। इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले जितने भी एप्लीकेंट्स होते हैं ना, जिनने अप्लाई किया, जैसे कि अगर 20 एप्लीकेंट्स ने अप्लाई किया है तो उन सब की जो है वो सबसे पहले डाटा चेक करते हैं कि हमारी जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनको वो मीट कर रहे हैं या नहीं कर रहे। यानी कि अगर आपने रिक्वायरमेंट रखी हुई है कि आपको मास्टर्स तक होना चाहिए, कम से कम एक बंदा जो है उसने मास्टर किया होना चाहिए, लेकिन आपने देखा कि आपकी जो एप्लीकेंट्स आई हैं, आपकी जॉब एप्लीकेशंस जो आई हैं, उनमें जो है वो बैचलर्स वाले भी हैं, तो आप क्या करेंगे कि आप बैचलर वाले को सिंपली रिमूव कर देंगे। इससे क्या होगा इनिशियल स्क्रीनिंग से कि अब आपके पास एप्लीकेंट्स जो है वो डिक्रीज़ हो जाएंगे। इसका मेन पर्पस यही है कि आपने एप्लीकेंट्स को डिक्रीज़ करना है ताकि आपको चुनने में आसानी हो। तो आपने वो जो थे जिनकी डिग्री इनकम्प्लीट थी या फिर कंटिन्यूस थी या फिर उनकी डिग्री कम थी, आपने उनको साइड पे कर दिया है। अच्छा, उसको साइड करने के बाद यहाँ पर उन्होंने बताया कि किस बेस पे हम साइड पे करते हैं। ऐसा नहीं है कि बस उठा के साइड पे कर दिया, या तो एजुकेशन हिस्ट्री की बेस पे कर सकते हैं, या फिर उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स की बेस पे कर सकते हैं, या फिर उसकी जॉब परफॉर्मेंस की बेस पर भी आप उसको रिजेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद स्क्रीनिंग इंटरव्यू होते हैं। इनिशियल स्क्रीनिंग के बाद अब आपके पास थोड़े लोग रह गए हैं। अब आपने क्या करना है, स्क्रीनिंग इंटरव्यू करना है, जिसमें आपने ये वेरीफाई करना है कि जो एप्लीकेशन में, जो उनकी रिज्यूमी में, CV में जो इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है वो करेक्ट है या नहीं है। इसी के लिए क्या होता है कि 30 मिनट का जो है वो एक छोटा सा इंटरव्यू होता है, जिसमें वो सारी चीज़ें कंफर्म की जाती हैं कि वो जब सब कुछ उसमें CV में लिखा हुआ है वो करेक्ट है या नहीं है। अब इसका एडवांटेज क्या होगा कि आगे के एक्सपेंसिव प्रोसेस से पहले ही आपको बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर रिड्यूस हो जाएगी, कॉस्ट रिड्यूस हो जाएगी, क्योंकि आपको बहुत सारी चीज़ें पहले ही पता लग जाएंगी। यानी कि अगर आपने 50 लोगों ने अप्लाई किया हुआ था, तो आपने जब उनको इनिशियल स्क्रीनिंग की तो क्या पता 50 में से सिर्फ 25 लोग रह गए हों या फिर 30 लोग रह गए हों, तो आपके लिए सिलेक्शन करना आसान हो जाएगा। तो ये इसका फ़ायदा है। उसके बाद एप्लीकेशन ब्लैंक क्या है, यानी कि रिव्यू करना एप्लीकेशन को। एप्लीकेशन ब्लैंक जो है एक फॉर्मल रिकॉर्ड होता है इंडिविजुअल का, जो एप्लीकेशन एम्प्लॉयमेंट के लिए देते हैं, वो सारी उनका भी रिकॉर्ड रखा जाता है कि जिन जिन लोगों ने अप्लाई किया है। जैसे 50 बंदों ने अप्लाई किया हुआ है तो उनका रिकॉर्ड भी रखते हैं कि इन 50 लोगों ने अप्लाई किया हुआ था और इनको इस बेस पे हमने रिजेक्ट कर दिया था। ठीक है, तो एप्लीकेशन फॉर्म भी एक बहुत अच्छा तरीका है। कलेक्टली भी हम जल्द से गुड डाटा कलेक्ट कर सकते हैं, जो हमारी हिस्टोरिकल डाटा कैंडिडेट के बारे में जो है हम लोग कलेक्ट कर लेते हैं, जो फ्यूचर में भी काम आ सकता है। तो यहाँ पर हमारा लेक्चर नंबर 18 कंप्लीट हो गया। लेक्चर नंबर 18 के एंड पे की टर्म्स में जो है सिलेक्शन प्रोसेस और एप्लीकेशन ब्लैंक दिया हुआ है, इनका डेफिनेशन अगेन। तो यही दो टॉपिक सबसे इंपॉर्टेंट थे इस लेक्चर नंबर 18 में। लेक्चर 18 में जो चीज़ें डिस्कस हुई हैं वही लेक्चर नंबर 19, 20, 21 और 22 में यही चीज़ें हम आगे पढ़ेंगे कि टेस्ट क्या है, सिलेक्शन टेस्ट और ये सारी चीज़ें जो है वो आपने आगे पढ़नी है। तो वो लेक्चर ऑलरेडी मेरे चैनल पर अपलोड है, वहाँ से आप देख कर समझ सकते हैं। अगर आपको कोई बात इस लेक्चर में समझ नहीं आई तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।